गुड इवनिंग साथियों। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप तक बीपीएससी ट्री का प्रैक्टिस सेट के रूप में जा रहा है और इसी के से यानी प्रैक्टिस सेट के ही माध्यम से आपको कंसेप्ट भी बताने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। और जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि अभी जिस तरह से हंगामा बरपा हुआ है, क्वेश्चन को लीक कर लेकर के यानी एग्ज़ाम कंडक्ट हुई, क्वेश्चन वायरल हो गया, लीक हो गया, इससे बहुत सारे बच्चे जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनके साथ समस्याएं आई है। तो इसी पे एक जो है गुलजार साहब का शेर मुझे याद आता है। कौन सा शेर है? यानी बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफ़ी है। मतलब बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफ़ी है, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। मतलब ये माहौल को तबाह करने के लिए एक ही डिसएडवांटेज यानी इसको कह सकते हैं नेगेटिव थॉट के लोग काफ़ी था। यहाँ तो बहुत सारे लोग नेगेटिव थॉट के मिल गए हैं। अब इस ब्रह्मांड का, इस क्या कहते हैं योजना का, इस एग्ज़ाम का, या किसी भी वे में आप देख लीजिए, इस चीज़ को देख लीजिए, है ना। हम किसी तरफ नहीं कह सकते। इसी पे बहुत अच्छा शेर जो मुझे लगा मैं आप तक शेयर करने का प्रयास किया। क्या शेर है? बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफ़ी था, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। ठीक है। चलिए अब देखिए जो होता है। लेकिन इस माहौल को देख करके आप जो है अपनी एनर्जी को, अपनी मोरल को डाउन मत करिए। जो चीज़ें अगर मान ली वायरल है या कुछ भी है, आयोग देख रही इस चीज़ को, वायरल होगा तो एग्ज़ाम कैंसिल होगा। ठीक है। हर तरह की चीज़ें हैं, प्रूफ मिलेगी तो कैंसिल होगा। लेकिन अब इसके चक्कर में वायरल हुआ, कैसे होगा, नहीं होगा। सिलेक्शन तो आपका पक्का है, सिलेक्शन होगा। कैसे होगा? सपोज करिए अगर वायरल होता है तो क्या पूरे बच्चे के पास वो क्वेश्चन तो गया नहीं है, कुछ लिमिटेड बच्चे के साथ गया होगा, है ना। लेकिन ईमानदारी तो यही है कि अगर थोड़ा सा भी पता चला कि वायरल है तो एग्ज़ाम कैंसिल हो ही जाना चाहिए। ठीक है। और कोशिश ये होना चाहिए कि क्वेश्चन वायरल ना होने पाए। राइट। ठीक है ना। जिससे क्या होता है ना कि इससे जो तैयारी कर रहे होते हैं मेरिटोरियस बच्चे हैं उनके साथ थोड़ा दिक्कत और समस्या का सामना करना पड़ता है। बहरहाल कोई नहीं, आपका रिजल्ट हो रहा है और रिजल्ट होगा ही। एग्ज़ाम कैंसिल हो भी जाए फिर री एग्ज़ाम होगी, आप तैयारी एकदम पिक लेवल पर रखिए। सिलेक्शन आपका पक्का है, सिलेक्शन होकर रहेगा। ठीक है ना। इसलिए चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा चिंतित होना है। ठीक है ना। चलिए आइए प्रश्न पे आते हैं हम लोग। प्रश्न क्या कह रहा है? और बहुत सारे साथियों का आया कि हिंदी में भी देखिए, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में करता हूं आपके समस्याओं को देखते हुए, इसलिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल घबराए नहीं आप। ठीक है ना। कौन सा कलर ले लूँ क्यों अच्छा दिखेगा? ये तो दिख ही नहीं रहा, ये दिखेगा आपका ब्लैक या वाइट ही ले लेते हैं। चलिए वाइट सही रहेगा, वाइट ही रहने देते हैं। ठीक। देखिए आप क्वेश्चन देखिए, एट अ प्लेस। क्वेश्चन यहाँ थोड़ा मिस्टेक है। एट अ प्लेस वेयर जी इक्वल टू है 980 सेंटीमीटर। ठीक है ना। जी का वैल्यू दे दिया है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। द लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम इज अबाउट, यानी आपसे पूछ रहा है क्या कि एक स्थान है, एक जगह है जहां पे जी का मान जो हो जा रहा है सीजीएस में कितना हो रहा, 980 मीटर यानी 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। यही एसआई की बात किया था, एसआई यूनिट में तो जी का यूनिट कितना हो जाता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। राइट। ये एसआई यूनिट है जी का वैल्यू, और ये सीजीएस में मान है। जी का वैल्यू जो है सीजीएस में मान कितना होता है बताइए। यानी जी क्या है? ये गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन है, जिसका मान होता है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ पे? सीजीएस में। ठीक। और वही एसआई यूनिट में अगर पूछ ले आपसे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा है क्या कि लंबाई सेकेंड, दूसरी पेंडुलम की लंबाई क्या होगी, लगभग होगी। तो याद रखिए पेंडुलम का फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड से। टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई रूट अंडर एल वाई जी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेंडुलम की। ठीक है ना। ये याद रखिएगा। आपसे पूछा क्या? सेकेंड, मतलब यानी जो है लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम, मतलब आपसे पूछ टाइम पीरियड दे दिया आपका दूसरा, क्या दे दिया? दूसरा दे दिया, इसलिए घबराएंगे नहीं आप। तो सबसे पहले आपसे पूछा है लेंथ, तो लेंथ हम जो है निकालेंगे कैसे? तो क्या करें, जो फॉर्मूला आपके पास है रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। 2 पाई रूट अंडर एल वाई जी
क्या करिए, इधर भी बोथ साइड स्क्वायर करिए और इसका भी क्या करिए, बोथ साइड स्क्वायर करिए। तो आपका हो जाएगा क्या, टी स्क्वायर बराबर है 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 और पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई जी, यानी स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर करिएगा तो ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब यहाँ से एल बराबर, एल को रोकिए, एल बराबर क्या हो जाएगा बताइए, टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर इंटू जी बाई कितना 4 पाई स्क्वायर। बहुत अच्छा है। टी स्क्वायर क्या है, सेकेंड पेंडुलम में टी का जगह कितना पुट करिएगा 2, 2 का स्क्वायर इंटू जी कितना वैल्यू दे रखा है 980 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, पाई स्क्वायर तो पाई का वैल्यू जानते हैं 22/7 होता है, तो 22/7 इंटू कितना 22/7। ठीक है, आई बात समझ में, कोई दिक्कत। और 4 पाई स्क्वायर है ना, तो 4 तो रहेगा ही रहेगा, तो ये 4 से ये 4 कट जाएगा, इसको ये काटिएगा तो ये कट करके जो है आपका, कट करके जो हो जाएगा 99.2 सेंटीमीटर अप्रोक्स करीब आएगा। क्योंकि ये इस सेकेंड स्क्वायर से हमारा जो है, इसका टाइम स्क्वायर जो है हमारा, इसका टाइम से इसका सेकेंड स्क्वायर ये कर जाएगा। यूनिट जो आएगा आपका सेंटीमीटर में आएगा, और सेंटीमीटर कितना आएगा अप्रोक्स, यानी आप डिवाइड दे लीजिएगा कितना आएगा आपका, ये फॉर्मूला तो लिख लिए होंगे आप। यानी आपका एल बराबर कितना आया है बोलिए, 4 सेकेंड स्क्वायर इंटू, ठीक 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे था आपका 4 22/7 इंटू, तो 22/7 को आप लिख दियो, डायरेक्ट लिखो 3.14 इंटू 3.14। ये सेकेंड स्क्वायर से ये सेकेंड स्क्वायर कट जाएगा, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, इससे इसको काटिएगा 3, तो ये आपका कट जाएगा कितना 99.2 सेंट जो है टाइम्स में, तो ये 99.2 नहीं है, तो इसको अप्रोक्स क्या मान लीजिए 100, अप्रोक्स क्या मान लीजिए 99.2 को अप्रोक्स मान लिया कितना 100 सेंटीमीटर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका था। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हम लोग। बस फॉर्मूला को सेट करते रहना है माइंड में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज हैंगिंग वर्टिकली बाय एन आइडियल स्प्रिंग of force constant x if the mass is made to oscillate vertically its total energy। देखिए कह रहा है क्या कि एक पार्टिकल, एक जो है वस्तु है, इसको हैंगिंग किया गया, ठीक है, वर्टिकली हैंगिंग किया गया, और उसके बाद क्या है मैन एन आइडियल स्प्रिंग, मैंने एक स्प्रिंग के साथ है ये एंगल किया गया, ठीक है, बहुत अच्छा। एट कांस्टेंट फोर्स, यानी जो फोर्स लगा रहे हैं क्या लगा रहा है, के है फोर्स। इफ द मास इज मेड टू ऑक्सीलेट वर्टिकली इट्स टोटल एनर्जी, देखिए मास जो है वर्टिकली क्या, अब जो स्प्रिंग आप देखे होंगे तो अब अप डाउन करिए डोलिएगा तो क्या हो जाएगा, कभी मास यहाँ यानी जो है ये मास, अब स्प्रिंग को एक बार कंप्रेस करिए फिर एक्सपेंड करिए, तो ऊपर नीचे यानी एक बार पार्टिकल यहाँ है तो एक बार मास क्या आ जाएगा इस तरह से यहाँ पे लटकेगा, तो ये आपका यानी अप डाउन होता रहेगा, अप डाउन होता रहेगा। तो इसने पूछा कि टोटल एनर्जी क्या होगा, तो देखिए टोटल एनर्जी क्या होगा कि ऊपर आएगा, नीचे जाए या ऊपर आए, दोनों में एनर्जी क्या रहेगा सेम रहेगा, यानी सेम एट ऑल पॉइंट, यानी एनर्जी जो होगा सभी स्थान पे, ऊपर जाए तो नीचे आए तो हर जगह एनर्जी सेम रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि हर जगह लगने वाला काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बोलिए, हाफ mv²। पार्टिकल का तो मास वही है, पार्टिकल का मास वही है, डोलन करेगा गति से, जितना गति से ऊपर करेगा उतना ही गति से नीचे जाएगा। ठीक है ना, चलिए नहीं हो तो आप स्प्रिंग को देख लीजिएगा हैंग करके, स्प्रिंग में लगा लीजिएगा पार्टिकल्स। चलिए अगला प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फ्रॉम बायोट-सावर्ट लॉ, यानी बायोट-सावर्ट लॉ 12th में फिजिक्स में चैप्टर्स है, जब आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रिसिटी तो उसमें बायोट-सावर्ट लॉ होता है, जिसका फॉर्मूला होता है जो निकाले जाते हैं चेंज इन किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड का ये जो है, यानी बायोट-सावर्ट लॉ कहता है कि किसी वायर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाएगी तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ये एक रूल याद रखिएगा। किसी वायर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, इंड्यूस करंट डेवलप होता है। तो यही फॉर्मूला डी भी होता है, μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यहीं से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बायोट-सावर्ट लॉ से जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोपोर्शनली तो किसको होता है, तो देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड आपका जो है समानुपाती है किसके, करंट के, आई का समानुपाती किसके है, लेंथ का एल का। ठीक है, और व्यतिक्रमानुपाती किसका है, स्क्वायर ऑफ एरिया, रेडियस ऑफ एरिया क्या, मतलब स्क्वायर ऑफ बोलिए
स्क्वायर ऑफ रेडियस का जो है आपका जिस शेप का उसका लेंथ का जो है स्क्वायर ऑफ लेंथ है, ये आप याद रखिएगा। मतलब बायो-सैवर्ट लॉ जो है ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेशन लाती है और इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ समानुपाती होगा विद्युत धारा के, समानुपाती होगा लेंथ के। यानी एक वायर है कंडक्टिंग, यानी स्मॉल एरिया पर, स्मॉल एरिया से जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी पास किया किसी वायर से, और उस स्मॉल एरिया पे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है उसी के बारे में निकाला जाता है, उसी को कहा जाता है बायो-सैवर्ट लॉ। और ये फॉर्मूला याद रखिएगा। और उससे जो है फ्लक्स निकाला जा सकता है, ठीक है, उससे मैग्नेटिक फील्ड निकाला जा सकता है, उससे परमिएबिलिटी निकाला जा सकता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाला जाता, ये याद रखिएगा। मतलब बायो-सैवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकाला जा सकता है, फ्लक्स डेंसिटी निकाला जा सकता है, परमिएबिलिटी निकाला जा सकता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं निकाला जा सकता है। तो आपसे पूछा रहा है कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका आंसर है, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। आई बात समझ में, याद रहेगी। यानी अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकाला जा सकता है, फ्लक्स डेंसिटी निकाला जा सकता है, परमिएबिलिटी निकाला जा सकता है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है समानुपाती होता है किसका, विद्युत धारा का, समानुपाती होता है लंबाई का, और व्यस्कारोमानुपाती होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके सामने लिखी हुई है। बायो-सैवर्ट लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है ना। चलिए देखिए एक एक क्वेश्चन में कितना बात बताई जा रही है, और क्वेश्चन आपको आइडिया बिल्कुल होगा कि ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से जो भी सेट कराई जा रही है बहुत इफेक्टिव, बहुत कारगर होता है, और एग्जाम में बिल्कुल आता ही आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी रहता है, डायरेक्ट ऑप्शन भी रहता है, ठीक है ना। चलिए इसलिए घबराए नहीं, ज्ञान घर को आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। और सिलेक्शन होने के बाद थोड़ी क्रेडिट मुझे दे दीजिएगा, ठीक है। आप साथियों से हमारा विनती, रिक्वेस्ट है, निवेदन है, ठीक है ना। हाँ चलिए भूलिएगा नहीं, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को हमेशा अपने दोस्तों में भी, साथियों में भी शेयर करें, अपने घर परिवार में भी शेयर करें, ठीक है। बहुत कम लोग अभी तक आप जोड़ पाए हैं, प्रयास करें जोड़ने का। अगर अच्छा लग रहा हो सेशन तो लाइक भी करें, अच्छा नहीं लग रहा तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है, दोनों आपके हाथ में है। चलिए विच इज द इक्वेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ। अभी आपको मैंने बताया कि बायो-सैवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए डी बी, हाँ बोलिए म्यू नॉट बाई 4 पाई, बहुत अच्छा। एक नंबर आई, हाँ बहुत अच्छा। डी एल साइन थीटा, हाँ एक नंबर। और क्या, आर स्क्वायर, गुड। आपको फॉर्मूला तो बिल्कुल याद हो गया। यानी बायो-सैवर्ट लॉ से फॉर्मूला क्या आता, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन में है क्या, हाँ ये है सी नंबर इज द करेक्ट आंसर, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कॉपर रॉड कैरिंग डायरेक्ट करंट इज, देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कॉपर, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है चुंबकीय फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र कह रहा है कॉपर रॉड में। तो आप देखिए कॉपर रॉड जब कह रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर भी होगा और बाहर भी होगा, इनसाइड भी और आउटसाइड भी, ये याद रखिएगा। ऑप्शन है क्या, तो ये आपका सी नंबर इधर आंसर है, ठीक है ना। चलिए चुंबकीय क्षेत्र जो है कॉपर के यानी कॉपर रॉड में जब करंट कैरिंग कराई जाती है, मतलब जब विद्युत धारा पास कराई जाती है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र कारक डेवलप होगा, कहाँ कहाँ, तो अंदर भी डेवलप होगा और बाहर भी डेवलप होगा, ये माइंड में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए टू विच लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज बायो-सैवर्ट लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म एनालॉगस टू, यानी याद रखिए बायो-सैवर्ट लॉ जो है ये आपका एनालॉगस यानी किसके प्रति है, यानी किसके समान है, तो ये याद रखिए कूलॉम्स लॉ के समान है, नॉट अ गॉस लॉ, ठीक है ना। कूलॉम्स लॉ, अगर आपके ऑप्शन में कूलॉम्स लॉ और गॉस लॉ आ जाए तो गॉस लॉ क्वेश्चन पूछ दे कि किसके समान नहीं है एनालॉगस, तो ये याद रखिएगा गॉस लॉ के समान नहीं है, कूलॉम्स लॉ के समान है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एनालॉगस आपका कूलॉम्स लॉ, ठीक है। चलिए कूलॉम्स लॉ से आपका एक फॉर्मूला आता, क्या आता, बोलिए, फोर्स जो है एफ बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कूलॉम्स लॉ से, यानी कूलॉम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ये डिफाइन किया था कूलॉम्स लॉ ने, यही यानी कूलॉम्स चार्ज से संबंधित बताई थी बातें, ठीक है। अगला प्रश्न क्या, द करंट पासिंग थ्रू अ रजिस्टर इन अ सर्किट इज 1 एम्पियर, मतलब एक रजिस्टर है इससे करंट पास हो रहा है 1 एम्पियर, बहुत अच्छा। जिसका जो है हमारे पास यानी इसमें वोल्टेज कितना पास किया जा रहा था,
कह रहा है द करंट पासिंग थ्रू अ रजिस्टर, यानी एक प्रतिरोध से करंट को पास कराई जाती है जिसमें करंट की यानी विद्युत धारा की मान कितनी है 1 एम्पियर। बहुत अच्छा। उसके बाद कह रहा है कि जब वेन द वोल्टेज अक्रॉस द सेम रजिस्टर इज 10 वोल्ट, यानी इसी रजिस्टर से वोल्ट कितना है 10 वोल्ट है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर आ गया। आगे कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इज 8 वोल्ट। कह रहा है कि करंट का वैल्यू कितना होगा जब वोल्टेज जो है उसी रजिस्टर से कितना पास करा दिया जाए 8 वोल्ट पास करा दिया, यानी आपके पास अब जा रहा है इस रजिस्टर जो है यहां पे जो है वोल्ट सप्लाई हो रहा है कितना, बोलिए, सेम रजिस्टर है 8 वोल्ट। ठीक है ना। अब कह रहा है कि अब कितना करंट पास होगी, तो याद रखिएगा मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि जिसका पूछेगा उसको I1 मान लीजिए, जिसका भी पूछे क्वेश्चन में के पास आप रहेंगे और क्वेश्चन रहेगा, जिसका भी पूछे उसको I1 मान लीजिए। ठीक है ना। और हमारे पास जो है जो हमारा दिया हुआ है V1, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग बात कर रहा है बाई, ठीक है ना, V इक्विवेलेंट टोटल वोल्ट और इंटू कितना I टोटल, इंटू I टोटल। तो V1 कितना यानी कितना हो जा रहा है 8 वोल्ट, 8 वोल्ट रख लीजिए, है कितना दिया हो टोटल 10 वोल्ट, और I टोटल I कितना था I इक्विवेलेंट 1 एम्पियर, तो आपका कितना हो जाएगा 0.8 एम्पियर हो जाएगा, 0.8 एम्पियर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे भी फंसाया जा सकता, घुमाया जा सकता, घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.8 एम्पियर। आगे क्या है देखिए, when the length of the conductor is double and the area of the cross section remains the same then its resistance। अब कह रहा क्या, कह रहा कि जब लंबाई यानी चालक की लंबाई को हम लोग डबल कर दे रहे हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं सेम रहने देते हैं, तो इसका मतलब प्रतिरोध का फॉर्मूला पूछ रहा है। और आप प्रतिरोध का फॉर्मूला जानते होंगे, एक मटेरियल डिपेंडेंट फार्मूला होता है और एक ओम्स लॉ से होता है। ओम्स लॉ से प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R=V/I, और मटेरियल डिपेंडेंट जो होता है प्रतिरोध का फॉर्मूला ρL/A। ठीक है, ये फॉर्मूला क्वेश्चन से कह रहा है कि लेंथ क्या हो जाए 12 हो जाए और एरिया आपका जो है वही रह जाए। तो हमारा सेकेंड जो प्रतिरोध बनेगा ये पहला है, पहला केस का है। दूसरा क्या हो जाएगा बताइए, दूसरा कह रहा बोलिए लेंथ हमारा डबल, लेंथ डबल और क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रह जाए। तो अब देखिए 2 को बाहर कर दीजिए, 2 बाहर करिएगा तो क्या हो जाए ρL/A, ये पहला से मिलता जुलता है कि नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो R2 हो गया क्या हो गया बताइए, इसको आप R1 मान लेते हैं। ठीक है, ये R1 है, तो हमारा R2 कितना हो जाएगा, R2 सेकेंड प्रतिरोध 2R1, 2R1। इसका मतलब क्या हो गया, पहले जो प्रतिरोध था एरिया को सेम रखे और लेंथ को डबल कर दिए, तो हमारा जो है प्रतिरोध भी क्या हो गया डबल हो गया। याद रखिए विल बी डबल, 2 गुना हो गया। समझ में बात आई कि नहीं आई, यानी जो दिया हुआ उसी में पुट कर देते। अगर यहीं पे कह देता लेंथ को डबल कर दे रहे हैं और एरिया को हाफ कर दे रहे हैं, तो प्रतिरोध क्या पे प्रभाव क्या पड़ेगा, तो जब इसको हाफ करते अगर तो ये हमारा ऊपर चला जाता और लेंथ को डबल किए, इसका मतलब हमारा प्रतिरोध 4 टाइम्स बढ़ जाता। क्या होता 4 टाइम्स बढ़ जाता, 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाता। क्वेश्चन किसी भी तरह से फंसाया जा सकता है, इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। यानी प्रतिरोध जो है यहीं पे एक आप फॉर्मूला लिख सकते हैं R ρL/A, चूंकि पिछले बार एक क्वेश्चन पूछा था। प्रतिरोध जो है समानुपाती है किसका, लंबाई का, यानी R समानुपाती है लंबाई का। अगर आपसे पूछे प्रतिरोध व्यतिक्रमानुपाती किसका, A का। और प्रतिरोध जो होता है समानुपाती ताप का भी होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ताप बढ़ेगा प्रतिरोध जो है हमारा, बोलिए हाँ सॉरी, व्यतिक्रमानुपाती होता है। और सेमीकंडक्टर में जब जस्ट इसका अपोजिट होता है, यहाँ पे व्यतिक्रमानुपाती है और सेमीकंडक्टर वाला केस में प्रतिरोध जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, ताप का। प्रतिरोध बढ़ेगा ताप बढ़ेगा। और जबकि समानता बातें में यानी हमारा जो प्रतिरोध होता है वह व्यतिक्रमानुपाती होता है किसका, बोलिए ताप का। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन अब देखिए वाला कह रहा है क्या, इन अ कंडक्टर इज 6 कूलम चार्ज फ्लो फॉर 2 सेकेंड। मतलब कोई चालक है जिसमें 6 कूलम चार्ज को पास कराई जा रही है, कितना देर तक 2 सेकेंड तक। तो यानी चार्ज यानी क्यों दिया हुआ आपका कितना 6 कूलम, यानी चार्ज का ऐसा मात्र कूलम होता है, कितना देर तक फॉलो कर रही है 2 सेकेंड तक। बहुत अच्छा। आपसे पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी, मतलब करंट पूछा आपसे, I पूछ रहा है, I बराबर वाट। आप जानते हैं फॉर्मूला चार्ज का फॉर्मूला, चार्ज बराबर क्यू बराबर IT होता है।
क्यू बराबर आई टी। नहीं याद है तो याद रख लीजिए। और क्यू के एक जगह हम लोग एन ई भी लिखते हैं, क्या करते हैं, एन ई भी लिखते हैं, क्यू बराबर एन ई भी, डाउट नहीं करना है। आपका चार्ज दिया हुआ कितना दिया हुआ 6, और आई आपसे पूछा है तो आई रहने दीजिए। टाइम कितना दिया हो 2 सेकेंड, तो आई रोकिएगा कितना हो जाएगा, बोलिए 6/2, ये हो गया 3 एम्पियर। आई बात समझ में, आंसर क्या हो गया लीजिए, है क्या 3 वोल्ट 3 एम्पियर। ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है चलिए, अब आगे क्वेश्चन क्या है, कह रहा एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस इज, यानी जिसमें प्रतिरोध नहीं होता है उसका एग्जाम्पल पूछा आपसे, तो याद रखिए जिसमें प्रतिरोध नहीं होता है तो वो जो है हमारा क्या कहते हैं, आप सेमीकंडक्टर की भी बात कर ले सकते हैं, एलईडी लाइट की भी बात कर लेंगे, डायोड की भी बात करेंगे, ये सब आपका नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है। तो याद रखिए डायोड आपका, जिसमें प्रतिरोध बिल्कुल नहीं होता है, याद रख सेमीकंडक्टर, आप एलईडी लाइट की बात कर ले, और क्या कहें डायोड की बात करें, तो यहाँ पे जो है आपका क्या होता है बोलिए, प्रतिरोध कम से कम होता है। ठीक है चलिए, अगला प्रश्न क्या है, अल्कली मेटल्स थ्रू अ वाइट इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कलर टू द फ्लेम बिकॉज ऑफ, यानी कह रहा है अल्कली मेटल जो है, जो सोलेबल है वाटर में, उसको हम लोग अल्कली मेटल कहते हैं, अल्कली धातु। कह रहा है कि वाइट इम्पैक्ट यानी वाइट कलर का कैरेक्टरिस्टिक देता है, क्यों, इसका वजह क्या है, तो ये याद रखिएगा, इसके जो वायलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो जो होता है हाईली एक्साइटेड होता है। क्या होता है, हाईली एक्साइटेड होता है, मतलब क्या होता है, वो आउटफील होता है, यानी रिलीज होना चाहता है। यही कारण है, मतलब आप सिंपल साधारण से बात कहिएगा, उसके बाएं कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन है वो काफ़ी एक्साइटेड होता है, एनर्जी क्या करता है, हल्का एनर्जी देकर के क्या होता है, पूरा बूम आगे की ओर निकलना चाहता है, जहाँ पे वैकेंट इलेक्ट्रॉन्स होता है, वैकेंट ऑर्बिटल्स होता है, उसमें वो जाना चाहता है, यानी एक्साइटेड होने के कारण उसका कलर क्या होता है, वाइट आपका जो है इम्पैक्ट कलर देता है। तो याद रखिए एक्साइटेशन ऑफ वायलेंस इलेक्ट्रॉन, बाह्य कक्ष के इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड होना ही इसका मुख्यतः कारण है। ठीक है चलिए, अब आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इफ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर्स फ्लो थ्रू द कंडक्टर, यानी 5 एम्पियर विद्युत धारा पास कराई जा रही है कहाँ, किसी चालक से, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड विल बी, आपसे पूछ रहा है क्या, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड क्या होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ दिया है। मैंने अभी आपको बताया क्यू बराबर एनी, फार्मूला ये भी होता है, और क्यू बराबर आई टी ये भी होता है। ठीक है, आपसे इलेक्ट्रॉन पूछा है, आप देखिए आपसे अब क्यू की जगह क्या पुट कर दीजिएगा आई टी, ये आई टी बराबर किसके, ई के, आपसे यही पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको आप निकाल लीजिए, एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर जो हो जाएगा आई इंटू टी बाई कितना ई, बहुत अच्छा, आई आपका दिया हुआ है कितना 5 एम्पियर, पुट करिए 5, टाइम कितना है कंडक्टर पर सेकेंड, टाइम हमारा आ जाएगा 1, और ठीक है, और उसके बाद तो कुछ नहीं है 1, और इलेक्ट्रॉन, यानी आप जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम्स, राइट। ठीक है, तो अब यहां पे पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। ठीक है, इसको ऊपर ले आइए, ऊपर ले आइए तो क्या हो जाएगा, एन बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 इंटू 10 के पावर 19, और नीचे कितना 1.6। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये डिसिमल हटेगा तो ये हो जाएगा 50, 16 3 48, 3 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग, 3 पॉइंट है क्या, हाँ 3.1, ये आंसर आपका हो जाएगा। कुछ नहीं है, लॉजिकली सोचिएगा तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स बनेगा, नहीं सोचिएगा आप फंस जाइएगा। ठीक है, इसलिए रिलेशन बनाने आना चाहिए, रटिए नहीं, रटिएगा फंसिएगा। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए आगे आते हैं हम लोग। किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन, यानी किरचॉफ्स करंट लॉ जो होता है ये बेस्ड होता है, याद रखिए बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, यानी किसके बेस्ड होता है किरचॉफ्स करंट लॉ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये सब बात याद रखते जाइएगा, यहीं से क्वेश्चन बनता ही है। जिस तरह से पिछले बार पूछा था लेंज लॉ, तो लेंज लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसी तरह से किरचॉफ्स लॉ है, किरचॉफ्स लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। और ये याद रखिएगा, इसको जो है यानी चार्ज को जो है हम लोग संरक्षित या स्टोर नहीं कर सकते एट ए नोड पे, याद रखिएगा। तो ऑप्शन देखिए, द चार्ज कैन नॉट बी एक्यूमुलेटेड एट द एनोड, एट द नोड, ये आपका जो है कह रहा बेस्ड ऑन किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन, तो किरचॉफ्स करंट लॉ जो बेस्ड ऑन होता है, द चार्ज कैन नॉट बी एक्यूमुलेटेड एट द नोड।
ठीक है। और चार्ज को क्या कहते हैं, कंजर्वेशन। किरचॉफ्स लॉ से चार्ज को कंजर्व किया जा सकता है और इसको हम लोग संरक्षित नहीं रख सकते नोट पे, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ओम्स लॉ इज ट्रू फॉर, यानी ओम्स लॉ जो होता है किसके लिए सत्य है, तो याद रखिएगा मेटेलिक कंडक्टर एट लो टेम्परेचर, ये है आपका ओम्स लॉ। मेटेलिक कैरेक्टर यानी धात्विक गुण जो धात्विक चालक जो होता है वो एट लो टेम्परेचर, यानी उस पर जो होता है हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो चालक अच्छा होगा, चालक अच्छा होगा तो हमारा एनर्जी क्या होगा, बोले एनर्जी, अगर कंजम्पशन एनर्जी खपत की बात करें कम होगा। कोई चीज़ फ्रीली मूव कर रहा तो उस पर एफर्ट कम लगेगी, एफर्ट कम लगेगी तो आपके द्वारा कार्य क्या होगा, कम होगा। और जो जिसमें टफ यानी स्ट्रगल ज़्यादा होगा, काम ज़्यादा लगेगी तो उसमें थोड़ा एनर्जी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। आइए, विच लॉ इज यूज इन फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन एसी जनरेटर, तो याद रखिएगा विच लॉ इज यूज इन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन एन एसी जनरेटर, तो एसी जनरेटर में किस लॉ को फॉलो किया जाता है, तो लेंज लॉ को फॉलो किया जाता है, ये याद रखिएगा लेंज लॉ। पिछले बार क्वेश्चन पूछा था कि लेंज लॉ किस चीज़ को कंजर्व करता है, तो याद रखिए लेंज लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना। यानी 9th 10th के लिए जो व्यक्ति साइंस के लिए एग्जाम दिए होंगे तो उनको ये पता होगा, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर एसी में हमारा कह रहा है क्या, किस लॉ को किस नियम को हम लोग पालन करते हैं, करंट यानी अल्टरनेटिव करंट प्रत्यावर्ती धारा का दिशा बताने के लिए, तो याद रखिएगा प्रत्यावर्ती धारा का दिशा बताने के लिए हम लेंज लॉ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं हम लोग। देखिए इतना अच्छा अच्छा प्रश्न है और फिर भी आप अपना एनर्जी नहीं दिखा पा रहे हैं, अभी तक मैक्सिमम लोगों को जोड़ने का प्रयास नहीं किए हैं, बहुत गलत बात है। ठीक, सिर्फ मैं ही आपके प्रति मेहनत करूं, आप मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, तो आपके भी जवाबदेही है, आप भी लोगों को जोड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े। चलिए, क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट ए गेव अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इन वाटर इन द पीरियोडिक टेबल, द एलिमेंट आ बिलोंग्स टू, देखिए कह रहा है क्या कि एक हाइड्रोजन है क्लोरीन, वो किसके साथ किस ग्रुप के साथ एच यानी किस ग्रुप के एलिमेंट के साथ तत्व के साथ जुड़ेगा कि हमारा वाटर में न्यूट्रल सॉल्यूशन दे, तो याद रखिए सॉल्ट जब बनेगा तभी न्यूट्रल देगा, और सॉल्ट जब बनने के लिए हमारा फर्स्ट ग्रुप से जुड़ना जरूरी है। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन है बताइए, हॉट को हटा दी तो ली ना करे रब से फरियाद, बोलिए ये है, ये फर्स्ट ग्रुप का है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबेडियम सीजियम फ्रेंसियम, ये फर्स्ट ग्रुप का है, ठीक है। इसके साथ अगर क्लोरीन जुड़ेगा तो ये हमारा बनाएगा सॉल्ट, क्या बनाएगा सॉल्ट, और सॉल्ट हमारा न्यूट्रल कलर देगा, क्या देगा न्यूट्रल रहेगा, तो ये फर्स्ट ग्रुप इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे प्रश्न आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज वैलिड, कौन सा स्टेटमेंट्स वैलिड है, तो आप बताइए पढ़िए। लेंज लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब कुछ आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मोर देन वन नहीं है आपका, तो यानी लेंज लॉ जो है याद रखिए दो नियम है लेंज लॉ का, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, दूसरी बात क्या है, दूसरा है कि एसी में करंट की दिशा बताने के लिए प्रयोग किया था लेंज लॉ को, बस ये मुख्य बातें याद रखिएगा, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ क्या है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। आइए, इनकरेक्टली मैच कैरेक्टरिस्टिक्स इज, देखिए इस तरह का भी प्रश्न, ये नया क्वेश्चन है, संभावित है पूछा जा सकता है, यानी अच्छा अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया जा रहा, आपके प्रति मैं बहुत जुझारू और बहुत मेहनत कर रहा हूँ, भले आपको ये विश्वास नहीं हो रहा, और यही मेहनत का परिणाम है, यही मेहनत का परिणाम है कि हर एक एग्जाम में मेरा सेट से प्रश्न एटलीस्ट अगर 20 क्वेश्चन साइंस का पूछ रहा है तो 10+ रहेगा, और रहता ही है, ठीक है ना। नहीं है तो आप देख लीजिए, दरोगा की बात करें, दरोगा में 22 क्वेश्चन साइंस का था, जिसमें से 11 या 13 के करीब क्वेश्चन हमारा सेट से था डायरेक्ट, ठीक है। और बीपीएससी ट्री 2 की बात करें तो जो क्वेश्चन साइंस में अगर पूछे 6 to 8 की बात करें तो 40 में से 25+ क्वेश्चन था, और 9th 10th की बात करेंगे 80 में से 45+ क्वेश्चन था। वहीं 1 to 5 की बात करेंगे, एक ही सेट कराए थे 1 to 5 के लिए, और उसमें अच्छा खासा क्वेश्चन कम से कम 8+ क्वेश्चन था। तो आप क्या चाहिए, आप खुद बताइए, इतना अच्छा स्कोर आप कर रहे हैं, इतना अच्छा परफॉर्मेंस हम आपको दे रहे हैं, इतना अच्छा सेट प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, ठीक है, और फिर भी आप लोगों को जोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, गलत है, ठीक है। चलिए आइए, खैर कोई नहीं,
हमारा कर्तव्य है आपका सिलेक्शन दिलाना। अब आपका कर्तव्य है चैनल को आगे भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे, ये आपकी जिम्मेदारी। हमारा जिम्मेदारी आपका सिलेक्शन दिलाना, अच्छा कंसेप्ट देना, अच्छा क्वेश्चन कराना, राइट। चलिए इन करेंटली मैच, तो सबसे पहले बात बताइए, S8 जो होता है ये कोवैलेंट लैटिस, ये जिगजैग मोशन होता है। आपने सल्फर का स्ट्रक्चर देखा होगा तो कुछ W टाइप का होता है, कुछ इस प्रकार, ठीक है। क्या होता है, कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर होता है उसका, याद रखिएगा, ठीक है ना। W की तरह होता है स्ट्रक्चर किसका, सल्फर का, ठीक है। एसेट का तो यानी जिगजैग मोशन में होता है, ये कोवैलेंट लैटिस नहीं होता, तो हमारा यही आंसर हो गया, ए नंबर द करेक्ट आंसर। बाकी P4 टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है। हाँ जिगजैग यहाँ S5 दे दिया जिगजैग। SiO2 ये कोवैलेंट लैटिस है, ये सही है। आपका एसेट का है जो जिगजैग मोशन में होता है, यानी आप इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एक होता है मोनोएटॉमिक, बाइएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। तो सल्फर हमारा पॉलीएटॉमिक भी एग्जिस्ट करता है, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है W फॉर्म में होता है, और ये जिगजैग मोशन में होता है, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन है, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी ग्रेटर देन इट्स EMF व्हेन इट इज, यानी इसको क्या करेंगे, जो टर्मिनल पोटेंशियल है, यानी आपको कह रहा है टर्मिनल मतलब जहां से स्टार्ट होता है इंड वाला, उसी को कह रहा है द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी ग्रेटर देन इट्स EMF व्हेन इट इज, यानी जब इसको हम लोग क्या करेंगे, चार्ज भी करेंगे तो भी टर्मिनल पोटेंशियल बढ़ेगा, और डिस्चार्ज करेंगे तो भी टर्मिनल पोटेंशियल बढ़ेगा, दोनों सूरत में हमारा, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि चार्ज जब करेंगे तो टर्मिनल पोटेंशियल हमारा इंक्रीज करेगा, और डिस्चार्ज करेंगे तो टर्मिनल पोटेंशियल हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो आपसे पूछा ग्रेटर, तो ग्रेटर चार्ज के सूरत में जो होगा हमारा क्या होगा, ये इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगर यही पूछ जाता इंक्रीज और डिक्रीज, तो हमारा चार्ज और डिस्चार्ज दोनों ऑप्शन हो जाता है, ये माइंड में रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग फॉर अ न्यूक्लियोफाइल इज। सबसे पहली बात याद रखिए कि न्यूक्लियोफाइल होता है एक लेविस बेस होता है, ना कि लेविस एसिड होता है। ये हमारा पहला पॉइंट, लेविस एसिड दे दिया, ये गलत हो गया। लेविस बेस होता है क्योंकि इसके पास इनसफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल, नहीं, अमोनिया न्यूक्लियोफाइल नहीं है। न्यूक्लियोफाइल अटैक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट्स, ठीक है। यहां से पूछा क्या, करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी नहीं है। न्यूक्लियोफाइल आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सीकिंग होता है, इलेक्ट्रॉन सीकिंग होता है, यहाँ लिख दिया है नॉट, तो ये हमारा क्या है, करेक्ट है, सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, ये सही बात लिखा है, बाकी ये जो है गलत लिखा हुआ, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो होता है एक लेविस बेस होता है, ठीक है। अमोनिया जो है इलेक्ट्रोफाइल होता है, नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। When the cells are connected in parallel, then जब सेल्स को कनेक्ट करिएगा किस में, पैरेलल में, तो क्या होगा। तो सबसे पहले याद रखिए जब पैरेलल कनेक्ट किया जाता है तो विद्युत धारा जो होता है, विद्युत धारा वो अलग अलग होता है। विद्युत धारा इंक्रीज करता है, करंट इंक्रीज करेगा, आई को हम लिख दे करंट, ये अपवाड बता रहा है, इसका मतलब बढ़ेगा। घटेगा क्या, प्रतिरोध घटेगा इंटरनल, ठीक है ना। पोटेंशियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल हमारा सेम रहने वाला है, पोटेंशियल हमारा क्या रहने वाला, सेम रहने वाला, ठीक है। तीन बातें याद रखिएगा, जब किसी सेल को समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो विद्युत धारा इंक्रीज करेगा, प्रतिरोध उसके अंदर प्रतिरोध जो होगा रेजिस्टेंस वो डिक्रीज करेगा। पोटेंशियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल हमारा विवो सेम रहने वाला है, ठीक है, ये याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, द करंट इंक्रीजेज करेगा, और तो कुछ है ना इसमें। चलिए बहुत अच्छा, तो ए नंबर द करेक्ट आंसर। जो मुख्य बातें जो क्वेश्चन पूछने की संभावना है मैं आपको ये चर्चा करते चलता हूं, ताकि आप सुन लेंगे तो माइंड में रहेगा। अगला प्रश्न क्या है, द करेंट इन अ वायर पासिंग नॉर्मली थ्रू द सेंटर ऑफ अ कंडक्टिंग लूप इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, व्हाट इज द नेट करंट इंड्यूस इन द लूप। कह रहा है क्या कि कोई विद्युत धारा हमें पास कराने की, नॉर्मली जो है पास करा रहे हैं सेंटर से, ठीक है ना, कंडक्टिंग वायर है हमारा, उसको यानी सेंटर से हम लोग पास करा रहे हैं। जब सेंटर से पास कराया जाएगा तो क्लोज लूप होगा, क्लोज लूप में जो हमारा जो इक्वेलेंट होगा, इक्वेलेंट होगा किसके इक्वल होगा, वो जीरो की इक्वल होगा, ठीक है। चलिए याद रखिए नई वाली बात है। द algebraic sum of a voltage around any closed
पाथ इन अ नेटवर्क इज इक्वल टू, यानी अलजेब्रिक सम जो यानी कोई भी क्लोज पाथ है उसको जब अलजेब्रिक सम मतलब जो भी जितना भी दिया हुआ है सबको सम ऐड करेंगे तो हमारा 0 के बराबर होगा, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, संभावना है आ सकती है एग्जाम में। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो देखिएगा, इसको मान लीजिए यहाँ सेंटर, सेंटर के तरफ कौन कौन आ रहे, कलर को चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। सेंटर की तरफ कौन कौन आ रहा है, ये सेंटर की तरफ जा रहा है, बहुत अच्छा, ये भी सेंटर की तरफ जा रहा है, और ये भी सेंटर की तरफ जा रहा है, बहुत अच्छा, ये भी सेंटर की तरफ आ रहा है। इसको देखिएगा, ये सेंटर के से क्या हो रहा है, दूर हो रहा है, भाग रहा है, तो इसका मतलब आने वाले को मान लीजिए इनकमिंग और जाने वाले को मान लीजिए आउटगोइंग, ठीक है ना। तो हमारा होता है इनकमिंग बराबर आउटगोइंग, इनकमिंग बराबर आउटगोइंग। इनकमिंग कौन है हमारा, इनकमिंग हो गया I1 प्लस, इनकमिंग कौन है I5 प्लस, इनकमिंग कौन है I4 प्लस, इनकमिंग कौन है I3, ये बराबर किसको हो जाएगा, आउटगोइंग I2 के बराबर है क्या ऐसा ऑप्शन, I2 इक्वल टू I1 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I, यानी ए नंबर इधर करेक्ट आंसर। ठीक है, बस याद रखिए सेंटर की तरफ जो भी आ रहा है उसको इनकमिंग मान लीजिए, सेंटर से जो दूर जा रहा है उसको आप आउटगोइंग मान लीजिए, और ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये नहीं इनकमिंग बराबर है आउटगोइंग, ये याद रखिएगा, इनकमिंग बराबर है आउटगोइंग। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, चलिए बहुत अच्छा ले लिए होंगे। आइए अब क्वेश्चन, यानी ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। चलिए बहुत अच्छा लगा, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से बने रहिए, आप बने रहते हैं मुझे अच्छा लगता है, ज्ञान जहाँ तक हो सकेगा मैं बेहतर से बेहतर आपको देने का प्रयास करूंगा। यानी फिजिक्स के जो क्वेश्चन जो बीपीएससी जिस तरह के पूछती है उस तरह का क्वेश्चन रहा आपके पास। अब जो क्वेश्चंस आएगा वो फिजिक्स केमिस्ट्री मिसलेनियस और कुछ क्वेश्चंस बायोलॉजी के भी रहेंगे, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफेक्टिव क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। लगातार सेट से जुड़े रहिए, लगातार प्रैक्टिस करिए, जहां तक हो सके मैक्सिमम लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि बहुत अच्छा सेट कराया जा रहा है। अगर आप देख लेंगे, बना लेंगे तो निश्चित है क्वेश्चन आएगा ही आएगा और सिलेक्शन आपका पक्का है। थैंक यू सो मच।